होमवर्क से अपने फुल डिटेल के साथ, आपका नाम, आपका एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने स्नैप होमवर्क में ये डिटेल्स नहीं डाला है, प्लीज एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डाल। आपका इस संडे का टेस्ट भी सेम उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पर हाफ ईयरली कंडक्ट होने वाला है। यानी कि आपका 2 संडे प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिया जाएगा ताकि आप हैबिट में आ जाए कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम कैसे देना है। जैसे ही मान लो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 9 बजे से, जो भी टाइम डिसाइडेड है, उसमें आपको स्नैप होमवर्क का आप स्नैप होमवर्क खोलेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को ऑन करेंगे, ठीक टाइम पर वो लिंक ऑन हो जाएगा और आपके सामने क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उसी क्वेश्चन पेपर पर वहीं पे आप आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस है तो टिक कर सकते हो, और अगर सब्जेक्टिव है तो उसके लिए स्पेस भी दिया हुआ है। जिन बच्चों को टाइपिंग आती है वो अपना आंसर टाइप भी कर सकते हैं। सपोज कोई बच्चा एक्सपर्ट नहीं है, टाइपिंग में फास्ट नहीं है, तो वो अलग से पेज पर आंसर लिख कर सबमिट कर सकता है। दोनों ऑप्शन वो सबमिट कर सकता है, और जब आपका टाइम हो जाए तो सबमिट बटन आप दबा दें। सबमिट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लियर नहीं है। यस, क्या हुआ? हेलो, यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? यस मैम, यस मैम, क्लियर नहीं है। यस मैम। भाई जिसका क्लियर नहीं आ रहा है तो उसके डिवाइस में प्रॉब्लम होगा। आप अपना डिवाइस चेक करिए, क्योंकि मेरे तरफ से बाकी बच्चों को तो क्लियर है। तो मैं क्या बोल रही थी कि जैसे ही आप स्नैप होमवर्क खोलेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। टाइम से पहले आप लिंक ओपन करेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं ओपन होगा। वो ठीक टाइम पर ही लिंक आपका क्वेश्चन पेपर ओपन करेगा। लिंक आप में से क्लिक करें, क्वेश्चन पेपर पे आपको स्पेस भी मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट है उसको टिक करना है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको टाइपिंग के भी फैसिलिटी दिया गया है कि आप आंसर टाइप कर सकते हैं, स्पेस दिया रहेगा, ब्लैंक स्पेस बॉक्स दिया है, उसके अंदर आप उस क्वेश्चन का आंसर भी टाइप कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का टाइपिंग स्पीड में दिक्कत है या टाइप करना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग से एक पेज पर लिख करके और आप उसको भी आप अटेस्ट कर, उसको भी आप उसको भेज सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में एक बार में ह्यू एंड क्राई ना हो जाए, इसके लिए आपको 2 संडे प्रैक्टिस टेस्ट दिया जा रहा है। इस संडे का भी जो आपका वीकली टेस्ट है वो भी आपका इसी पे होगा, स्नैप होमवर्क पे, और अगले संडे का भी टेस्ट स्नैप होमवर्क पे होगा। ये 2 संडे का प्रैक्टिस पे आपको जो भी डिफिकल्टी आएगी, यू कैन टॉक टू द टीचर और द टेक्निकल स्टाफ। आपके प्लस 2 के लिए मैम ये कितना देर का होगा? हम ये टेस्ट कितना देर का होगा? ये जैसे 1 घंटे का होता है, ये जैसे 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का होगा। और हाफ ईयरली वाला तो टाइम जो डिसाइड होगा, या तो 3 घंटे का हो या 2 घंटे, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस आए कल का जो, हाँ कल का जो टाइमर सेट होगा। टाइमर सेट होगा। अगर आप जैसे ही टाइम अप हो जाएगा, आपने सबमिट किया है या नहीं किया है, ऑटो सबमिट हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर पेपर। ठीक है ना? तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल अपना पढ़ाई करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एग्जाम। तो हम कल जो कुछ एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछा था कि आप एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर पेरेंट्स अकाउंट से लॉगिन करा हुआ है तो भी एग्जाम में आ सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, पेरेंट्स अकाउंट से नहीं, आप खुद का अकाउंट होना चाहिए। आप चेंज करिए, बार बार ये कह रहे हैं आपको, आपका एडमिशन नंबर उसमें होना बहुत जरूरी है। आप उसको अपने नाम से ये कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करें। देखो, हम थोड़ा सा आपको बताना चाह रहे थे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हमने आपको बताया था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये पढ़ा चुके हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने कहा था कि ये रेसिडुअल चार्ज है जब किसी भी एलिमेंट पर, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप चाहते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर आपका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, आप कैसे निकालेंगे? तो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेसिडुअल चार्ज उस पर क्या डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है,
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करता है, मैम हाँ हाँ एक मिनट उस स्क्रीन से, हाँ ये देखो, यस ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है HNO3, HNO3 यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। नाउ द नाइट्रोजन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ है, ये आपका डोनेट कर रहा है, इंटीग्रेटिंग बॉन्ड है, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। एक्चुअली हम ऑक्सीडेशन नंबर की जब बात करते हैं ना, उसका मतलब होता है कि जब हम उसको तोड़ेंगे, उस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। नेचुरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। अगर मान लो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड की क्लीविंग हो, अगर सपोज हम मानते हैं कि बॉन्ड तोड़ना है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीन लेगा और हाइड्रोजन +1 बन के बाहर निकल जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तो इसने इस हाइड्रोजन से लिया, अब इधर नाइट्रोजन के साथ जो इसका बॉन्ड है, अगर इसको क्लीव करोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ये ले लेगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स ये गेन कर रहा है 2 का। बेटा यहाँ पर एक और बड़े मजेदार बात है कि जब कोई किसी से छीनता है, दैट इज अ नेगेटिव एटीट्यूड। तो ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है, इसलिए नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप होता है। ये इस तरह से भी आप अपना याद कर सकते हो। चलो अब नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। ये ऑक्सीजन अगर आप देखें तो ये भी अगर बॉन्ड यहाँ से क्लीव करे तो ये यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, एंड नाइट्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा -2। ये ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच का अगर हम बॉन्ड क्लीव करें तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ये ऑक्सीजन ले जाएगा, दैट इज -2 पर डेवलप हो जाएगा चार्ज। तो नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन सब छीन के ले गया, ये ऑक्सीजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले गया +1, यहाँ से ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया +2 और बढ़ गया, और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले गया यानी कि +2 और बढ़ गया। तो इस नाइट्रोजन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो गया, +5। ये क्लियर है, इस पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप। तो हमने आपको एक फॉर्मूला भी दिया है, एक फॉर्मूला दिया है निकालने का। हाँ मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जितना इलेक्ट्रॉन छीन कर ले जाएगा, यस दैट इज द नेगेटिव एटीट्यूड, किसी का छीन झपट नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। चलिए अब ये एक एग्जांपल है कार्बन सब ऑक्साइड, ये बड़ा टिपिकल एग्जांपल है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो कार्बन सब ऑक्साइड आप देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। नाउ लेट अस कम, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये आपका एक टिपिकल एग्जांपल है जहां पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन आप अगर निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, ये है आपका फॉर्मूला C3O2, मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया है ना निकालने का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो C3O2 का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हैं तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो कार्बन 3 है इंटू x, 3x हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 है इंटू -2, तो आपका कितना आएगा -4। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 आएगा ना, 4/3 आ रहा है। वेरी गुड, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं मेरे, सब सीख रहे हैं। तो 4/3, हाँ ये 4/3 बेटा जो आ रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है,
दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि एक्चुअली फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता ही नहीं है। जब भी अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो वो बैकग्राउंड साउंड बंद करो प्लीज। अच्छा ये बताओ, हर क्लास में मुझे ये क्यों बोलना पड़ता है कि बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए? क्यों बोलना पड़ता है भाई? एवरी डे यू आर जस्ट किलिंग द टाइम। आप जब क्लास के लिए बैठ जाते हो तो आपका बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल बंद होना चाहिए, म्यूट कर लो आप। नाउ तो ये आपका आ गया 4/3, दिस इज एवरेज, दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन। एक एक कार्बन पर ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये तीनों का एवरेज है। कैसे एवरेज है? आप देखिए इस कार्बन को, दैट इज अगर हम ये कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने क्या किया, इसके बगल में ऑक्सीजन है जिसने कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन पिंक वाला ले लिया एंड इट हैज बिकम -2। तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। बट इस तरफ कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इक्वल शेयरिंग है, कोई भी एक दूसरे से छीन नहीं रहा है, क्लीवेज बिल्कुल बीच से हो रहा है। तो इसका मतलब इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ से कोई लॉस गेन नहीं हुआ इसका, बट इस तरफ की बात करें तो 2 लॉस हुआ। तो दिस कार्बन हैज ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब हम इस कार्बन पर आते हैं, ये इधर भी कार्बन से जुड़ा है और ये इधर भी कार्बन से जुड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर क्लीवेज होगी तो ठीक बीच से इसका अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा, और इधर से भी क्लीवेज होगी तो बीच में इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेगा। तो जब इसने ना इलेक्ट्रॉन गेन किया ना लूज किया, तो ये कैसे कहलाएगा? ऑलमोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका यहाँ पे 0। बट अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इसके बगल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ने अपना इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन के पास लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2। तो ये आपके 3 कार्बन के +2, 0 एंड +2, टोटल कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3, ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज आ गया 4/3। क्लियर है ये? बताइए, इज दिस क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर है। इसी तरह से इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है। आप ये, मैंने कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स आपके लिए ढूंढ के मैं आपको लेके आई हूँ। Br3O8 ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ भी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ब्रोमीन का तो 16/3 आ जाएगा। 16/3 ये इसका एवरेज है। अगर आप एक एक ब्रोमीन का देखेंगे तो पहले ब्रोमीन का ये 3 ऑक्सीजन इसका 6 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इन दो ब्रोमीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई छीन झपट नहीं हुई है, तो इस तरफ से इसका कोई भी प्लस माइनस का चार्ज नहीं डेवलप होगा। बट इधर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने 2, इस ऑक्सीजन ने 2 और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, टोटल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो गया। इस ब्रोमीन पर भी आओगे तो यहाँ पर कोई छीन झपट नहीं है, इस ऑक्सीजन ने 2, इस ऑक्सीजन ने 2 और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 डेवलप हो गया। और यहाँ पे ब्रोमीन में आओगे, इधर से लॉस गेन नहीं है, इधर से लॉस गेन नहीं है, बट ऊपर में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, नीचे भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो +4। तो टोटल इसके तीनों के एक का +6, एक का +4, फिर एक का +6, टोटल आप जोड़ोगे तो आपके 16 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 3, 16/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी आपको दिखाया है, ठीक है। इसी तरह से मैम ये वाला एग्जांपल फिर से समझा दीजिए ना। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से जब हमारा फ्रैक्शनल एवरेज जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो हम स्ट्रक्चर लगा करके ही बता सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर Br3O8 का स्ट्रक्चर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला ब्रोमीन जो है, दिस ब्रोमीन, ये 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है और इस ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये ब्रोमीन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है बाई डबल बॉन्ड और एक ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, और ये ब्रोमीन 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब ये ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, यहाँ पे तो कोई लेन देन नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, बट ये ऑक्सीजन ब्रोमीन का 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्ड क्लीव किया तो
ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अगर ये तीनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए तो ब्रोमीन में +6 चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ से अगर क्लीवेज होगी तो बराबर की होगी, इधर से लॉस एंड गेन नहीं होगा। इसी तरह से इस ब्रोमीन पर भी अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ब्रोमीन पे +6 चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इस तरफ से क्लीवेज सेंटर पे होगा, लॉस एंड गेन नहीं होगा। बट इस ब्रोमीन की बात करें तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर और इधर से गेन और लॉस नहीं होगा, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. अब एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप देखिए, N2S4O6 टेट्राथायोनेट, इसका स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया है, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे ख्याल से। आप खुद एक बार स्ट्रक्चर को गौर से देखिए और ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए चारों सल्फर पर। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 2.5, खुद करिए, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो टेट्राथायोनेट का, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6 5/2 5/2 2.5 आ गया, दैट इज फ्रैक्शनल। और स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप देखिए स्ट्रक्चर आपको बता रहा है। इस सल्फर का देखिए, ये ऑक्सीजन, हाँ ये ऑक्सीजन जब जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, ये ऑक्सीजन जाएगा ऊपर वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऑक्सीजन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बट ये और इसके बीच में लेन देन तो नहीं होगा, दोनों सल्फर है तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि +5। इसके दोनों तरफ सल्फर है, कोई लेन देन नहीं है, 0। इसके भी दोनों तरफ सल्फर है, कोई लेन देन नहीं है, 0। ये सल्फर इधर से तो लॉस नहीं हो रहा है, गेन लॉस कुछ भी, बट ये 2 ले लेगा, ये 2 ले लेगा, ये 1 ले लेगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो गया। चलो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा खुद से, मैं स्ट्रक्चर आपको सेंड कर दूंगी, मैं एवरीडे नोट्स आपको भेज रही हूँ, आपको मिल रहा है ना व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे देखते हैं, मिल रहा है। मिल रहा है तो इसको भी मैं भेज दूंगी, घर पे बैठ के ध्यान से देखना, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे अगले क्लास में पूछ सकते हो। अब जो कल एक बच्चे ने मुझसे जो पूछा था, हाँ बोलो तो। मैम एग्जाम में स्ट्रक्चर दिया रहा है या अपने से बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर कभी नहीं दिया रहता है, ऐसे मॉलिक्यूल दिया रहता है। जैसे देखो ये ऐसे मॉलिक्यूल दिया रहेगा, ये मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। मैम तो हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे फिर उन लोग का पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, लिखेंगे? अगर जस्ट अ मिनट, अगर आपका ये क्वेश्चन रहता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो वहां पे आपको एवरेज ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम ऑफ सल्फर इन द स्पीसी इन द मॉलिक्यूल, तो दोनों सल्फर के आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं। जो 4 सल्फर है तो चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, या जो भी क्वेश्चन होगा तो हर एक एटम का, अगर उसमें 3 एटम ब्रोमीन के हैं तो तीनों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, या उसमें 2 सल्फर है तो दोनों का निकालना, या उसमें जो भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हम जो बोलना चाह रहे हैं, तो एक एक का जब निकालना है, जैसे Fe3O4 एक आयरन का मैं कहती हूँ निकालो, तो आप उसमें क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर बना के, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आपको दिखा दूंगी। बट अगर आपसे क्वेश्चन जनरल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अ पर्टिकुलर स्पीसी, तो आप एवरेज दिखा सकते हैं। क्लियर? अब जो कल का सवाल था जो बच्चे ने पूछा था मुझसे, तो मैंने कहा था कि मैं आपको अलग से आपको एक पीपीटी दिखाऊंगी, पर ऑक्साइड बॉन्ड्स का कैलकुलेशन। पर ऑक्साइड बॉन्ड का कैलकुलेशन बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स में लेके आऊंगी। चलो पहले वही एग्जाम। यस मैम, क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है मैम। बोलो। मैम एग्जाम में कैमरा एक्सेस वगैरह लेगा या नहीं लेगा मैम? अरे क्या तुम परेशान हो रहे हो? कैमरा मतलब? मैम वो बात नहीं है मैम, बिकॉज मैम थोड़ा सा मैम हम जहाँ बैठते हैं जैसे करते हैं मैम बस इसलिए बोले मैम, बिकॉज किताब खोल के तो नहीं बैठोगे। देखो नहीं मैम, किताब खोल के कैसे बैठोगे? आपके मैं एग्जाम से पहले आपके पेरेंट्स से भी बात करूंगी, वहाँ टीचर्स इन्विजिलेटर नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स इन्विजिलेटर होंगे।
ठीक है, आपको पूरे ऑनेस्ट। बेटा एक चीज समझ लो, आप मैम लॉस भी तो हम ही लोग का होगा ना। एक मिनट आप समझ लो, आपके मार्क्स आपके मार्क्स बहुत मायने नहीं रखते हैं। 40 की जगह अगर 30 ही नंबर आपको आया तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, लॉस नहीं है। बट आपने सीखा क्या, आपकी ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है बेटा। लाइफ में ऑनेस्ट होना सबसे बड़ा सक्सेस मिलेगा आपको। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर किसी ने कहा है, गांधी जी ने कहा है, तो गलत नहीं है। आप मेरी बात काट बांध दीजिए। आप अगर टेस्ट के लिए बैठे हैं, आप पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ बैठिए। दिमाग में ये सब मत रखिए कि मुझे चीटिंग करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसे करना है। आप बिल्कुल पढ़िए जो आपके 7 चैप्टर्स हैं। चलो आप 7 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, आप 5 ही चैप्टर पढ़ सकते हो ना, आप 5 ही पढ़ो। ऑनेस्टी के साथ पढ़ो और अपने आप को टेस्ट करो कि मैं कहाँ हूँ, मुझे और कितनी मेहनत करनी है। लास्ट में बेटा आपको जेई निकालना है या आपको नीट निकालना है, वहां आप डिसऑनेस्टी कैसे कर सकते हो? इतना मेहनत करके मैं आप पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ, ढूंढ ढूंढ के ला करके बुक से, एनसीईआरटी के बाहर के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो जब टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप मेहनत नहीं करोगे? आपको पता है कि एक एक पीपीटी बनाने में मुझे 1-1, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। यस मैम। ऐसे तो अगर हम लोग पहले के जैसे सिस्टम था कि क्लास में गया और बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया, तो वहां उतना प्रॉब्लम नहीं होता था बेटा, क्योंकि आप जो भी पूछे देन एंड देयर मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करते जा रही हूँ और आपको बताते चली जा रही हूँ। बट अभी क्या है, मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, तो आप भी मेहनत करो, आप भी मेहनत करो। आपके पास तो पूरा टाइम है, आपका टाइम पूरा बच रहा है। मैम केमिस्ट्री के लिए आरसी मुखर्जी ले सकते हैं मैम? हाँ, न्यूमेरिकल के लिए वो अच्छी किताब है। यस मैम। बट आपको पता है कि इस बार जेई के 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आने वाले, आपको पता है ना? तो आपका जो बेस बुक है वो एनसीईआरटी है। 90% क्वेश्चन, दिक्कत नहीं ना है, एनसीईआरटी से ही ना है। एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक है ही नहीं, चाहे वो आपके बोर्ड के लिए हो, चाहे वो आपके जेई या नीट के लिए हो। जहां भी पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही। तो वो लोग भी सिर्फ एक ही बार बोले सब एनसीईआरटी बाइबल है, मतलब केमिस्ट्री के लिए वो बाइबल है। हाँ बिल्कुल बाइबल है वो, उससे अच्छा कोई बुक है ही नहीं। तो आप बिल्कुल, हाँ, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहते हो कि मुझे और कुछ प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, तो आप दूसरे बुक से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। प्रदीप ले लो, दिनेश ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप नेट पर इतने एग्जाम्पल्स है, कितने प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिस पेपर है, आप वहां से बना सकते हो। बट सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करने के बाद, एनसीईआरटी पर कमांड बनाने के बाद आप कहीं भी भटकिए, अथाह सागर में कहीं भी आप तैरिए, बट एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करिए। आपका एनसीईआरटी जो है ना, वो आपके गांव का तालाब है, पहले वहां तैरना सीखो। यस मैम। एक ही बार में छलांग जो है मतलब अरेबियन सी या पैसिफिक ओशन में मत लगाओ। मैम समझ गए मैम क्या बोलना चाह रही है, मैम समझ गए। चले आगे बढ़े। यस मैम, थैंक यू मैम। चलिए, परऑक्साइड बॉन्ड है। परऑक्साइड बॉन्ड के लिए कल एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, दैट इज H2SO5। यही क्वेश्चन था ना, कैरोज एसिड। यस मैम। कल किसने पूछा था ये सवाल? क्या मैं नाम जान सकती हूँ? नाम बता दो बेटा। आलोक। चलो आलोक, तुम्हारा ये क्वेश्चन था। ओके, H2SO5 इसको कहते हैं कैरोज एसिड। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालते हो तो कितना आएगा बताओ? 8। अब आप बताइए, जो 8 आ रहा है, क्या सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 है? नो मैम। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, यानी कि अगर +6 से ज्यादा तो वो है ही नहीं। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, कोई मेरे पॉकेट से पिक पॉकेटिंग करना चाहता है तो कितना ले सकता है? 100 ही रुपया ले सकता है, 200 तो नहीं ना ले सकता है। तो अगर सल्फर के वैलेंस शेल पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई उससे छीन के 6 ही इलेक्ट्रॉन ना ले जाएगा, 8 तो नहीं ले जाएगा, 8 तो उसके पास है ही नहीं उसके वैलेंस शेल में। तो यही बात होती है। बट आप अगर जो फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूला के अनुसार
आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको आ रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ये इसको कहते हैं, जो फॉर्मूला से हम निकालते हैं उसको कहते हैं कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर, CON, कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर। कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और एक होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो वो शो कर सकता है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, लेन देन वो कितने इलेक्ट्रॉन का कर सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे जब भी आपका कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ जाए, मेरी बात समझ में आ रही है? कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब है कि वहां पे परऑक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन का परऑक्साइड बॉन्ड है। देखिए ये वाला बॉन्ड OO बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने परऑक्साइड बॉन्ड है? तो एक सिंपल फॉर्मूला है, कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। आपने फॉर्मूला से जो निकाला कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर वो 8 है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है। 8 - 6/2 कितना हो गया? 1। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में एक परऑक्साइड बॉन्ड है। ऐसे केसेस में हमेशा स्ट्रक्चर से ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यानी कि अगर आपका कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रक्चर की, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर की। तो वो आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, ऐसे कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो ये है आपका स्ट्रक्चर H2SO5 का। आप देखिए यहाँ पे ये सल्फर के साथ इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +6। क्लियर है? कोई सवाल? यस मैम। ये ऑक्सीजन जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से शेयर्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर्ड है। यानी कि सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यानी कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। यहाँ भी ये ऑक्सीजन और इस सल्फर के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा तो ये ऑक्सीजन सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेके भागता है तो +1, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जाता है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा +4, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा +6। तो टोटल कितने हो गए? +6। डाउट क्लियर? यस मैम। इसी तरह से अगला स्पीसी है H2S2O8। आप इसमें निकालिए कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी से सब लोग निकालो। H2S2O8 +7 आया? 7। यस मैम, +7। +7। अब आप देखिए +7 का ही मतलब हो रहा है कि कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फर का मैक्सिमम तो 6 होता है, तो यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड है। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, नीचे दिख रहा है स्ट्रक्चर सबको? दिख रहा है? यहाँ पे 2 सल्फर है, दोनों के बीच में 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड के साथ है, और ये सल्फर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, सिंगल बॉन्ड है ये। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये 2 लेके जाएगा, ये 1 लेके जाएगा, ये 1 लेके जाएगा, +6। और यहाँ भी अगर हम बात करें तो ये 2 लेके जाएगा, ये 2 लेके जाएगा, ये 1 लेके जाएगा, ये 1 लेके जाएगा, +6। क्लियर? इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड है। मैम तो बैलेंसिंग में क्या यूज करेंगे? नहीं, मैं तो बैलेंसिंग यहाँ पर पढ़ा ही नहीं रही हूँ। अगर मैम ये तो सब कंपाउंड आ गया बैलेंसिंग में तो? अगर ये बैलेंस में आता है, ऐसे तो जो भी आपके जो ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करते हैं तो आपके जो भी रिडॉक्स रिएक्शन की जब आप बात करेंगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये जब भी आता है तो इस तरह से आपको फ्रैक्शनल नहीं आता है। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा। ये जब भी आता है मैक्सिमम आपका डिस्प्रपोर्शनेशन वाला ही आएगा आपका एग्जाम। ठीक है,
आप इसके लिए भी बॉदर्ड नहीं होइए। तो हम आगे बढ़े। ये एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया। ये बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार आपके 11th के भी एग्जाम में पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड CrO5। चलिए जल्दी से इसका कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्रोमियम का +10 और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6। तो क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है? +6। मगर आपके निकल कितने आ रहे हैं? 10। तो फिर यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड है, तो कैसे कितने परऑक्साइड बॉन्ड है? कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, तो 2 है। तो देखिए आपको स्ट्रक्चर में ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता है। एक परऑक्साइड बॉन्ड यहाँ, एक परऑक्साइड बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ। ये जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ये जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, ये जाएगा एक, ये भी 1 लेगा, ये भी 1 लेगा। तो 1 1 1 1 4 लिया और ये 2 6 लिया, +6 आ गया। यस और नो? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम ऐसा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कोई और शेप्स के स्ट्रक्चर, मैम ये हम लोग को आइडिया नहीं, कैसे होगा कि नहीं। ये आइडिया स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, कैसा होगा? यही तो देखो, ये स्ट्रक्चर के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ठीक है। मगर प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप इसमें परऑक्साइड बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते तो आपके एक दिमाग में आ जाएगा कि भाई मुझे 2 परऑक्साइड बॉन्ड इसमें शो करना। और कुछ टिपिकल एग्जांपल्स जो हैं एनसीईआरटी में या प्रदीप वगैरह में दिए हुए, उसको आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, अब ये भी बड़ा मजेदार टिपिकल एग्जांपल है, ये जल्दी आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं। K3CrO8, इसको कहते हैं पोटेशियम टेट्राप्रोक्सोक्रोमेट। पोटेशियम टेट्राप्रोक्सोक्रोमेट, आप निकालिए इसका, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। क्रोमियम का +13, ठीक है। अब आप बताइए, क्रोमियम का तो मैक्सिमम 6 हो सकता है मगर आ रहा है 13, तो आप इसका निकालिए परऑक्साइड बॉन्ड कितने होंगे इसके, पॉसिबल परऑक्साइड बॉन्ड। सेवन बाई 3.5। देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 3.5 ऐसा अगर कहते हैं, तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आज पार्टी है और एक पार्टी है, उस पार्टी में 2.5 लोग अटेंड किए, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। तो वैसे ही है कि कोई बॉन्ड जो है वो 3.5 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में, जब भी आपका इस तरह से आए 3.5 2.5, तो उसका नेक्स्ट इंटीजर हम लोग ले लेते हैं, दैट इज 4। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में 4 परऑक्साइड बॉन्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, एक आपका दिख रहा है यहाँ पे, बड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है, ये देखिए क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड पे है, यानी कि ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये भी 1 लेके जाएगा। और फिर ये 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है और इस पर -1 ये आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको ये वाला छूट रहा है, ये टोटल आपके 8 है ना, तो जैसे ये 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड बना है बेटा, यहाँ पर छूट रहा है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा मिसिंग हो गया। ये भी इसी तरह का 2 बॉन्ड बनेगा, आप अपना ड्रॉ करें, हम करेक्ट करके आपको भेज देंगे। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है, तो ये -1 के साथ पोटेशियम +1। ठीक इसी तरह से यहाँ भी 2 ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन और एक ऊपर में आप लगा लो कहीं ऑक्सीजन, तो ये भी एक परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा और ये भी एक परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ जो मिसिंग है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो इसमें टोटल 4 परऑक्साइड बॉन्ड है
और इसके 3 पोटेशियम के साथ ये है। तो 4 पर ऑक्साइड बॉन्ड और इसका स्ट्रक्चर, मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से करेक्ट करके आपको भेज रही हूँ, थोड़ी सी एक ऑक्सीजन मिस कर गई है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट करके दे दूंगी। तो ये समझ में आया आपको? अगले एग्जाम्पल में हम यस जाए। मैम। अगला एग्जाम्पल है आपका पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड HNO4। कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स मैं 2-4 लाई हूँ, आप मेरे ख्याल से आपको दिमाग में बातें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। HNO4 जिसको कहते हैं पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, आप इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। मैम +7। +7। तो नाइट्रोजन का तो मैक्सिमम +5 होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर यस मैम। एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। तो 2 और 5 आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम है +5, और कोई इसका छीन के कितना ले जाएगा? 5 ही इलेक्ट्रॉन ना ले जाएगा, इसके पास तो 5 ही है, कोई भी छीन के ले भी जाएगा तो 5 ही ले जाएगा, और कोई इसको दे के जाएगा तो 3 दे के जाएगा, कोई इससे लेके जाएगा तो 5 और दे के जाएगा तो 3, यानी कि -3 से लेके +5 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है, वैरी कर सकता है। बात समझ में आई मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो किसी से ये ले सकता है मैक्सिमम 3 और किसी को दे सकता है मैक्सिमम 5। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -3 से लेके +5 तक। तो बट कन्वेंशनल ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका मतलब है कि ये गलत है, इसमें कहीं ना कहीं